गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम ये सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामुदायिक संसाधनों से संबंधित समुदाय के अंदर जो भी सामुदायिक संसाधन हमारे एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिनका यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से संसाधन हैं जो समुदाय में उपलब्ध होने के साथ साथ हमें मतलब एज ए टीचर, एज ए सोशल साइंस टीचर हमारी हेल्प करते हैं, हमारे कंटेंट को एक प्रॉपर वे में, एक डायरेक्ट उनसे प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उन्हें अनुभव प्रदान करते हैं, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करते हैं और साथ ही शिक्षक की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसे भी सरल, रोचक और प्रभावशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो कौन कौन से संसाधन हैं जो समुदाय में जिनका हम शिक्षा की दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, समुदाय में उपलब्ध संसाधन। अब समुदाय में जो संसाधन उपलब्ध है उनमें सबसे पहले आता है हमारे ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान, अब ये ऐतिहासिक स्थान है जो जिनमें हमारे प्राचीन समय से संबंधित हमें जानकारी प्रदान होती है। तो इन संसाधनों में अगर हम बालकों को इन ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर के स्टडी कराते हैं तो बालक प्रत्यक्ष ज्ञान को सीख करके और जब अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो वो ज्ञान उनका ज़्यादा स्थायित्व लिए हुए होता है। साथ ही ऐसे स्थान पर अगर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करके हम ऐसे स्थानों का भ्रमण जब करवाते हैं तो जो वास्तविक जो हम सैद्धांतिक ज्ञान पुस्तकों के अंतर्गत पढ़ाते हैं उसकी बजाय हम अगर इन ऐतिहासिक स्थलों पर प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के माध्यम से हम लेकर जाएं तो वो ज्ञान और वहाँ जो देखा हुआ अवलोकन है, निरीक्षण है, जो बालक स्वयं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके करते हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा सही होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान राज्य के अंदर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आबू रोड प्लेस पर है, तहसील पर है और यहाँ एक अभी कुछ ही साल पहले 2013 के आसपास यहाँ कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हमें पता चले हैं जो पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने खोदाई करके हमें ये साक्ष्य उपलब्ध कराए। इसमें पूरी एक नगरी हमें मिली है जिसका नाम है चंद्रावती नगरी। अब चंद्रावती नगरी का जो एरिया है उस कितना था, उसमें किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं, उनके धार्मिक स्थल है, उनकी मकानों की जो बनावट है, पूरा किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, वो सारे साक्ष्य हमें वहाँ ले जाकर अगर हम किसी ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम ये दिखा सकते हैं। साथ ही यहाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इस गुरु शिखर जो ऊंची चोटी है इसके आसपास बहुत सारे हमारे जैन धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है और भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ वन्य अभ्यारण्य भी है जिसमें इसको जैसे ग्रीन जोन के अंदर लिया गया है और इसमें कटाई और ये सब करना बना है और यहाँ वन्य जीव जंतु भी, भालू, चीता वगैरह आदि पाए जाते हैं। साथ ही ये प्राकृतिक वनस्पति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। तो अगर हम इस एरिया की अगर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से या जैसे माउंट आबू की अगर बात करते हैं तो पिकनिक के माध्यम से ले जा करके
का जो कि जोग्राफिकल है, उनका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, या फिर धार्मिक जो है स्थान है, मंदिर है, जैन धर्म से रिलेटेड ये सारे इसमें हैं। अब जो प्रशासनिक संस्थाएं जो आती है इसमें आती है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, न्यायालय, आदि। तो ये जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, न्यायालय है, ये सब क्या है हमारी प्रशासनिक संस्थाएं हैं। और इनका अगर इनकी प्रायोगिक जानकारी अगर हम बच्चों को दें, साथ ही इनसे रिलेटेड व्यक्ति को अगर हम एज अ रिसोर्स पर्सन हम स्कूल में बुला करके और इनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दें, या उस स्थान पर ले जा करके वहाँ का जो संगठन है और इसके कार्य प्रणाली के बारे में हम बताएं, तो बालकों को ज़्यादा अच्छी तरह से वो नॉलेज प्राप्त होगी और प्रत्यक्ष ज्ञान वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके कर सीखेगा, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है स्थानीय भौगोलिक वातावरण, यानी जिस स्थान पर विद्यालय बना है उस स्थान के आसपास का भौगोलिक वातावरण भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करके एज ए रिसोर्स, एज ए स्थानीय संसाधनों के रूप में हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस स्थानीय वातावरण के अंतर्गत सबसे पहला अगर हम लेते हैं तो इसमें विद्यालय की स्थिति आती है, उसके बारे में हम सर्वे करा करके बालकों को वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो सेकंड बात आती है वो ये आती है कि इसमें हम हमारे आसपास के परिवेश के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, परिवेश में लोगों का रहन सहन प्लस उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी बालक प्राप्त करके इस तरह से स्थानीय जो भौगोलिक वातावरण है उस वातावरण का उनके रहन सहन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस तरह के सर्वे या इन्वेस्टिगेशन बच्चों को करा करके बालकों को क्या है स्थानीय स्रोतों का उपयोग उनके अंतर्गत करके उनको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकते हैं। और जो सीखा हुआ ज्ञान होता है अगर बालक स्वयं करके सीखता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसमें ज्ञान के स्थायित्व की संभावना भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वातावरण। अब इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर भी रूसो या हम अगर कह सकते हैं टैगोर, हमारे जो भारतीय शिक्षण शास्त्री हैं, इन्होंने प्राकृतिक वातावरण में रह करके प्रत्यक्ष निरीक्षण या प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति
पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, है, जल और विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग आदि। ये सारी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक स्तर पर लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। साथ ही इन सेवाओं के अंदर अगर हम इन स्थानों पर ले जाकर के इनकी कार्यप्रणाली, इनके बारे में हम बच्चों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बालक अपने स्थानीय सुशासन के अंतर्गत इनके समस्त कार्यप्रणाली को भी समझ सकेंगे और वास्तविक ज्ञान ज़्यादा सही होता है बजाय कि पुस्तकीय ज्ञान से। इसके पश्चात आता है संग्रहालय। संग्रहालय तो अपने आप में ही एक स्थानीय संसाधनों का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो इस संग्रहालय के माध्यम से भी हम बालकों को जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित साक्ष्यों के माध्यम से उन घटनाओं का एक प्रतिबिंब जो उनके मनस्पटल पर हम उजागर कर सकते हैं। साथ ही उनका उपयोग किस प्रकार से पुराने समय में किया जाता था वो समस्त कार्य प्रणाली हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे चित्तौड़ के अंदर भी है म्यूजियम चित्तौड़ में, ठीक है। अजमेर में भी है जिसमें राजा अजय सिंह के समस्त है। साथ ही इसमें हल्दी घाटी के यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित साक्ष्य आदि वहाँ अवेलेबल है और उनको हम दिखा करके हम बालकों को उस समय की घटनाओं का एक स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। और बहुत सी जगह जहाँ म्यूजियम बने हुए हैं वहाँ एक तरह से चित्रावली भित्ति चित्रों के माध्यम से दीवारों पर भी उल्लेखित है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें हम नेक्स्ट आता है चिड़ियाघर। अब इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। इन जीव जंतु के आधार पर प्रकृति के प्रति उनका जो लगाव है या वन्य जीव जंतु की सुरक्षा करना है, उनके प्रति प्रेम दया करना, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है, ये सब भी हम चिड़ियाघर में ले जाकर बच्चों को प्रकृति और वन्य जीव जंतुओं से संबंधित एक भ्रमण के माध्यम से इस प्रकार का भाव उनमें हम पैदा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र। अब विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक केंद्र हैं जिसमें हम अगर माने एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित है या कोई अभी गवर्नमेंट द्वारा ऐसी स्कीम्स चलती हैं जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सिलाई सीखना है या ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर बहुत सारे ऐसे केंद्र स्थापित किए जाते हैं जिसमें बालकों के अवकाश के समय का सदुपयोग हो सके। इसमें पार्लर का कोर्स है या बैग बनाने से संबंधित या सॉफ्ट टॉयज डेवलप या लघु कुटीर उद्योग में हम अन्य हैं जिसके अंतर्गत पापड़ बनाना है। ये सारे जो छोटे छोटे केंद्र हैं। साथ ही इसके अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं उससे रिलेटेड भी केंद्र स्थापित किए जाते हैं जिसमें हस्तकला से संबंधित, ताकि उनको जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं जो इंटरेस्टेड है उनसे जुड़ करके उस काम या उस कार्य को या उस कौशल को सीख सके। तो हम ऐसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्रों पर ले जाकर के उनकी कार्य प्रणाली, वहाँ से बनाए जाने वाली वस्तुएं, संसाधनों को अगर हम वास्तविक रूप में बच्चों को दिखाएं तो
सामुदायिक बैंक हमारे इन सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित हैं, लेकिन कुछ जैसे ग्रामीणों के उत्थान के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा जुड़ करके समुदाय के लिए लाभ प्रदान करने या उनकी सहायता प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे केंद्र बन जाते हैं जो फाइनेंशियली उनको प्रमोट करते हैं, या अच्छे कृषि से रिलेटेड उन्नत तकनीकी विधियाँ, बीज इत्यादि, या हम कह सकते हैं औषधियों से संबंधित जानकारी देने के छोटे छोटे केंद्र ऐसे बन जाते हैं जो सामाजिक संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे जो स्कूली एजुकेशन में उसमें एज ए रिसोर्स लोकल रिसोर्सेज के रूप में हम इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं चाहे वो परिवार है या हमारी संस्कृति की विशेषताएं जिसमें हमारा खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा, परंपराएं, हमारे बिलीफ सिस्टम, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बालक अगर अपने लोकल रिसोर्सेज के रूप में अपने एनवायरमेंट में रह करके जो उनका परिवार है, आस पड़ोस है, समाज है, समुदाय अंदर रह करके अगर सीखता है तो जो ज्ञान उसे मिलता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान तो पुस्तकों में दिया हुआ है, लेकिन उसकी व्यवहारिक नॉलेज हम यहाँ एक तरह से उनको किसी चीज़ का संकलन या किसी चीज़ का सर्वे करने से रिलेटेड अगर ऐसे टास्क दें तो बच्चा अपनी कम्युनिटी से जुड़ेगा और उसके द्वारा जो शिक्षण हो रहा है या उसको जो अधिगम की प्राप्ति हो रही है, जो सीख रहा है, वो लर्निंग उसके वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के माध्यम से उसके विकास में अपना योगदान देगी। तो इसके लिए एज ए सोशल साइंस टीचर आप इन समस्त जो सामुदायिक संसाधन हैं, इन संसाधनों का उपयोग करके अपने बालकों को एक लाइव एग्जाम्पल, एक लाइव लर्निंग उन्हें अगर प्रदान करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा बजाय कि एक कक्षा में दिए गई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। तो एक शिक्षक को या एज ए सोशल साइंस टीचर को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बालक को कम्युनिटी के संपर्क में आने से संबंधित टास्क प्रदान करें, तभी वह अपने स्थानीय संसाधनों के अंदर जो भी उपलब्ध संसाधन उनके आसपास के एरिया में उपलब्ध है उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, वो किस प्रकार से काम करते हैं और उसके माध्यम से बालकों को जो सीखा हुआ ज्ञान है वो ज़्यादा अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज गवर्नमेंट की जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं उसमें कोलैबोरेशन की बात कही गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय और समाज की सहभागिता विद्यालय में करने या विद्यालय को समुदाय या समाज से जोड़ने पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी पर जोर देती है ताकि बालक को जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है वो स्थायी हो, इस प्रकार से हो कि अधिगम उनके लिए बोझ न लगे। तो शिक्षक को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि वह अपने बालकों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करे। और यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की रिकमेंडेशन है कि बालकों के लिए अधिगम बोझ न लगे, उनको वास्तव उनके भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार करे। तो इसके लिए जो स्थानीय संसाधन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पढ़ाए जाने वाले कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा टास्क अगर उनके असाइनमेंट के रूप में बालकों को दे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस से जुड़ सके। नाउ आज का असाइनमेंट है आप लोगों को इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के उदाहरण
उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में करना है। साथ ही एक असाइनमेंट में रहता है कि जब भी आपको अपने साथ मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके अपने फेस पे मास्क लगा कर रखिए। बाहर निकलना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए या साबुन से धोते रहिए। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सर्दी खांसी बुखार अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप कोरोना वायरस से रिलेटेड जो एडवाइजरी गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।